नमस्कार मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय है मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में आज अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। कंप्लीट शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होगा। अनुच्छेद और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपना वर्ड पे चलेंगे। फालतू की कोई रामायण इसके अंदर अपन नहीं इंक्लूड की है। तो मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है, इसका उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 5 में है और अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट है, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अपेक्स न्यायालय, देखो अपेक्स न्यायालय है 1774 में सर एलिजा इम्पे है इसके मुख्य न्यायाधीश हुए थे। और यहाँ जो अपेक्स न्यायालय था उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और ये अपेक्स न्यायालय है मित्रों, ये रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था 1773 का, उसके अनुसार है, उसके तहत है अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी। अपेक्स न्यायालय कहाँ था? तो ये कलकत्ता के अंदर सबसे पहले अपने भारत का एक न्यायालय स्थापित किया गया था। अपेक्स न्यायालय के बाद में बात करते हैं संघीय न्यायालय की। तो अपेक्स न्यायालय के बाद में थोड़ा का जो न्यायालय है उसके अंदर इम्प्रूव हुआ और उसको है संघीय न्यायालय का नाम दिया गया। और संघीय न्यायालय जो है वो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। अब ये असंघीय न्यायालय था क्या? तो जो ये अपेक्स न्यायालय है, अपेक्स न्यायालय को ही जब दिल्ली में कन्वर्ट कर दिया गया, दिल्ली है इसका स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसी का नाम है संघीय न्यायालय कर दिया गया। अब यदि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मेरिस गवायर थे। कौन थे? मेरिस गवायर। अब संघीय न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीश थे? तो एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है, ये कब अस्तित्व में आया? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय का नाम है सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। संघीय जो न्यायालय है जो कि अपने बात की थी 1937 में स्थापित किया गया था, इसका नाम है क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए कौन है? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जेकी सुंदर दास कानिया। हीरालाल जे कानिया नाम से जाने जाते हैं। और इसके अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 है अन्य न्यायाधीश के पद थे। 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है इसको घोषित कर दिया गया। अब देखो ये जितने भी अपन ने न्यायालय देखे हैं, अपेक्स न्यायालय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था क्योंकि ब्रिटेन के अंदर है इसका न्यायालय हुआ करता था। संघीय न्यायालय भी सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय को जब 26 जनवरी 1950 को स्थापित कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के नाम से, तब तक ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 तक है ये अपीलीय न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है इसको कब घोषित किया गया? 28 जनवरी 1950 को। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 124 की। तो 124 के अंदर है क्या? तो 124 के अंदर है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। तो भारत के अंदर एक क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। ये 124 बात करता है। 124(1) सुप्रीम कोर्ट की संरचना। देखो सुप्रीम कोर्ट की संरचना है किस प्रकार से होगी? तो इसके अंदर कितने न्यायाधीश होंगे? मुख्य न्यायाधीश है उसका नियुक्ति है किस प्रावधान से होगी? ये सारा जो संरचना है वो 124(1) में है। तो इसमें अपन थोड़ी बात करें तो 1950 के अंदर है जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? देखो मैं इसके साथ में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश साथ में है 8 थे। तो 1 + 7 1956 के अंदर यहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 10 और 1 मुख्य न्यायाधीश। 1960 के अंदर 13 और 1, 1978 में 17 और 1, 1986 में
25 और 1 और 2008 से वर्तमान तक एक मुख्य न्यायाधीश और 30 है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। 124(2) है। 124(2) के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति व कार्यकाल, न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति और कार्यकाल है ये कहा गया है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखो, जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल है 65 वर्ष तक होता है। 124(3) है, इसमें न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। 124(4) है, इसके अंदर है पद मुक्त। देखो, न्यायाधीश जो होते हैं इनको पद मुक्त कौन कर सकता है? तो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर है राष्ट्रपति इनको क्या है पद मुक्त कर सकता है। 124(5) क्या कहता है कि कदाचार व अक्षमता के आरोप का जो प्रस्ताव है वो इनके विरुद्ध लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, तो ये जो कदाचार और अक्षमता का आरोप का जो प्रस्ताव है लाता कौन है? तो संसद के द्वारा ये लाया जाता है। बात करेंगे अपन 124(6) की। तो 124(6) है, इसके अंदर क्या है? तो पद की शपथ है। देखो, जो न्यायाधीश है इनको पद की शपथ है कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद की शपथ दिलाई जाती है। 124(7) सेवानिवृत्ति के बाद राज्य क्षेत्र या न्यायालयों में विधि व्यवसाय है, इसके तहत है ये विधि व्यवसाय है वो नहीं कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। 125 जो है इसके अंदर है इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन संबंधी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, इनका वेतन है 1 लाख रुपए प्रति माह और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका क्या है 90,000 प्रति माह। ये जो वेतन है मित्रों, जितने भी वेतन हैं उन सभी को जो यदि अनुसूची की बात करें तो किस अनुसूची में है वेतन? तो अनुसूची नंबर 2 के अंदर है वेतन का प्रावधान है। 126 मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति व पद में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर सकता है। 126 में क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, यदि वो अनुपस्थित है तो उनके पद के स्थान पर राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से है चीफ जस्टिस से नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तदर्थ न्यायालय, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तदर्थ जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति मित्रों, इसके डिटेल से यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे पॉलिटी के जो वीडियो है अपलोड कर रखे हैं, यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट है मैं डाल रहा हूँ। तदर्थ न्यायाधीश है किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है वो सारा मैंने वहाँ पर आपको समझा रखा है। 127 के तहत है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। 128 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकता है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख्य न्यायालय है। अभिलेख्य न्यायालय का मतलब यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी उनके कार्य होते हैं, उनके अधीनस्थ भारत के सभी न्यायालयों के अंदर इसके अभिलेख है वो सुरक्षित रखे जाते हैं। 130 अनुच्छेद 130 में कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा अन्य भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या है बैठक कर सकता है। अब कैसे? जैसे यहाँ जरूरी नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही अंदर बैठक हो, तो सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के अलावा बैठक आयोजित कर सकता है अनुच्छेद 130 में। तो ऐसा उदाहरण देखने को मिला कि 1951 के में हैदराबाद में है इसकी बैठक हुई और 1954 के अंदर है वो श्रीनगर में। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है तो 131 में प्रारंभिक मूल या मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। 132 के तहत 32 में है सिविल मामलों पर अपील संबंधी इनका क्षेत्राधिकार है। 133 में दीवानी मामलों पर अपील। 134 में फौजदारी मामलों पर अपील। 134A में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील है वो की जा सकती है। 135 में क्या कहा है? तो 135 में संघीय जो न्यायालय है कि अधिकारिता व शक्तियों का उपयोग है ना, संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है वो
अपने अधिकार और शक्तियों का उपयोग कर सकता है। 136 में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अपील की इजाज़त या SLP प्राप्त करना। देखो सुप्रीम कोर्ट से SLP प्राप्त की जा सकती है अनुच्छेद 136 के तहत। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनः निरीक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना। न्यायिक पुनः निरीक्षण की व्यवस्था फिर से बता देता हूँ। ये सारे जो नए वर्ड आपको यदि मिल रहे हैं, मैं तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद और उनसे संबंधित जो फैक्ट है वो याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि इनके बारे में विस्तृत आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने पॉलिटी के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। 138 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि संसद के द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट है, उनके अधिकारों में वृद्धि है संसद के द्वारा, संसद है वो कर सकती है अनुच्छेद 138 के तहत। अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट की 5 प्रकार की रिट है ना। सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है। अब रिट जारी क्यों करता है कि अनुच्छेद 32 है ना, उसके अंदर उपबंधों के आधार पर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वहाँ पर उसके तहत है ये रिट जारी करता है। मैं ये और बता दूं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में कि रिट जारी करने का जो अधिकार है ज़्यादा किसके पास में है, तो हाई कोर्ट के पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। 139A हाई कोर्ट में चल रहे एक जैसे मामलों का सुप्रीम कोर्ट में अंतरण। देखो हाई कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अधीन है 4-5 राज्यों के अंदर जो हाई कोर्ट है उसमें एक ही जैसे यदि कोई मामले चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट है उसका अंतरण कर सकता है। 140 में संसद सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर सकती है। 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होगी। तो देखो सुप्रीम कोर्ट की जो भी विधि होती है, सभी जो न्यायालय होते हैं उसके अंदर बाध्यकारी होती है। ये कौन करता है बात, 141। 142 में लंबित मामलों हेतु डिक्री है ना, लंबित मामले हैं उनको आदेश है। जैसे कोई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर कोई लंबित मामले हैं तो हाई कोर्ट को ये आदेश दे सकता है, डिक्री जारी कर सकता है 142 के तहत। 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, परामर्श देने का क्षेत्राधिकार है। जैसे राष्ट्रपति को परामर्श मांगने पर सुप्रीम कोर्ट है परामर्श देता है। तो मित्रों आज है देखो अपन ने बात की है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, और एक मेन बात आपसे कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, और पास में जो बेल दिख रही है इस बेल को भी आप प्रेस जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।